वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। समझेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा टच हम रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का भी देखेंगे। समझेंगे कि क्या होता है हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या होता है हमारे पास ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, क्या होता है जब लाइट की एक रे ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम, या फिर वही लाइट की रे ट्रैवल करे रेयरर से डेंसर मीडियम। देखेंगे क्या होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होगा जब हमारे पास लाइट की रे ट्रैवल करेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, और स्नेल्स लॉ क्या होगा जब हमारे पास लाइट ट्रैवल करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे पहले कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझें, हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए रिफ्रैक्शन का। देखिए आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब लाइट की एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो हमें उसकी डायरेक्शन में एक चेंज देखने को मिलता है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हमें रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सर अभी ऑप्टिकल डेंसिटी किस बला का नाम है? देखिए आप इसे उस डेंसिटी के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा जिसे हम लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास डेंसिटी। ये हमारे पास लाइट से रिलेटेड है, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसे बारीकी से समझिएगा। हमारे पास एक मटेरियल है, सपोज कीजिए ये वाइट बोर्ड, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉल किया। उसके बाद हमारे पास इस मटेरियल के जो एटम्स हैं उन्होंने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, इससे पहले कि वो री एमिट करें एब्जॉर्ब एनर्जी को एक नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की फॉर्म में। जो एटम्स की ये टेंडेंसी है कि वो एब्जॉर्ब एनर्जी को वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मेंटेन कर सकें, इसी से रिलेटेड होती है डियर हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी। अब हमने कहा कि जो दो मीडियम्स हैं उनकी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए। अब हमारे पास मीडियम अगर एक ऑप्टिकली डेंसर है तो दूसरा होगा ऑप्टिकली रेयरर। डियर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो जहाँ पर लाइट धीरे से ट्रैवल करती है, और ऑप्टिकली रेयरर वो जहाँ पर लाइट तेजी से ट्रैवल करती है। और याद रखना जितना ज़्यादा मीडियम हमारे पास डेंसर होता चला जाएगा उतनी ही स्पीड वेव की उसके अंदर कम होती चली जाएगी। इसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम याद कैसे रखेंगे इसे। मान लीजिए हमारे पास एक गली है, केस 1, उस गली में बहुत भीड़ है और आपको इस गली के उस पार जाना है। आप अपनी बाइक पर हैं और लड़कियां स्कूटी एज्यूम कर सकती हैं। अब अगर भीड़ है तो आप धीरे धीरे करके ही उस पार जा पाएंगे। ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर का केस जहाँ पर लाइट धीरे से ट्रैवल करती है। सेकंड केस, हमारे पास गली बिल्कुल खाली है। अब आप क्या करेंगे, बहुत तेजी से उस पार जाएंगे, उल्टा सांप बनाते हुए उधर जाएंगे। ये केस हो गया ऑप्टिकली रेयर का जहाँ पर लाइट तेजी से ट्रैवल करती है। आई थिंक आप याद रहेगा। अब डियर हमारे पास जो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है इसे मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू से या फिर एन से। ये हमारे पास इक्वल होता है C रेशियो V के। C है हमारे पास लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर। हाँ सर को वैक्यूम भी नहीं बोलना था। आप में से करते हैं कई लोग कमेंट, एक ने कहा सर मैंने पूरा लेक्चर देखा और आपने एक भी वर्ड सही से नहीं बोला। अब मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश की क्लासेस लो। अब हमारे पास चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है
लाइट की वेलोसिटी का वैक्यूम में टू द लाइट की वेलोसिटी मीडियम में, यानी c/v। तो हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब डियर, अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हम रिफ्रैक्शन को कहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, आप एक कांच का गिलास लेंगे और उसके अंदर डिप करेंगे चम्मच को, तो जो पार्ट वाटर के अंदर है वो आपको बेंट दिखाई देगा। ये किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से। मान लीजिए आपसे मल्टीपल चॉइस में ये देकर पूछे कि इसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन। अ स्पून अपीयर्स बेंट व्हेन ए पार्ट ऑफ इट इज इन वाटर। और आप क्या करें, वाटर की टब है उसमें खड़े हो जाएं, आपकी जो टंग है वो भी आपको छोटी दिखने लगेंगी। एंड योर लेग्स लुक शॉर्टर व्हेन इमर्स्ड इन इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्लियर? शॉर्टर व्हेन इमर्स्ड इन इट, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एक बार और इट लिखेंगे, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सेकेंड, हमारे पास जो स्विमिंग पूल है वो हमें शैलो दिखाई देता है, मतलब कम गहरा दिखाई देता है जितना कि वो असली में है। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान से कूदना, गहराई को कम नहीं आंकना। ऐसा भी किसकी वजह से है? लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। ए स्विमिंग पूल सीम्स शैलोअर लेस डीप देन इट एक्चुअली इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा हमने जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो आप इसे नोट करो, देन हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए डियर, अभी हमने समझा कि जब लाइट की एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन में हमें एक चेंज देखने को मिलता है और उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो दो मीडियम्स की हम बात कर रहे हैं उनकी डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब एक मीडियम अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो दूसरा ऑप्टिकली रेयरर होगा। अब हमारे पास लाइट की जो रे है वो डेंसर से रेयरर में भी जा सकती है और रेयरर से डेंसर में भी जा सकती है। हम देखते हैं कब कब क्या क्या होगा। पहला केस डियर, अगर हमारे पास लाइट की रे ट्रेवल कर रही है एक लेस डेंस मीडियम से एक मोर डेंस मीडियम में, एग्जाम्पल के लिए एयर से किसी लिक्विड में, या फिर एयर से किसी सॉलिड में, या फिर किसी लिक्विड से किसी सॉलिड में, तो हमारे पास क्या होगा डियर, जो रे है वो रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। डायग्राम से समझिए, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। μ1 रेयरर है, μ2 डेंसर है। आपको कैसे पता लगा सर? आपको भी पता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा। या हम बोल सकते हैं कि जो μ1 है वो लेस डेंस है एज कम्पेयर टू μ2, या फिर जो μ2 है वो मोर डेंस है एज कम्पेयर टू μ1। तो हमारे पास क्या होगा कि जो रे है वो ये है नॉर्मल, हमारे पास वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों मीडियम सेम होते तो ये ऐसे चले जाती, लेकिन हमारे पास डिस्टिंक्ट मीडियम्स हैं तो हमारे पास ये रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब वो ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर या फिर लेस डेंस टू मोर डेंस मीडियम। सेकेंड केस, अगर हमारे पास जो रे है वो प्रोपेगेट करे एक ऐसे मीडियम से जो कि दूसरे मीडियम से ज़्यादा डेंस हो, या हम बोलें कि जो दूसरा मीडियम है वो पहले मीडियम से लेस डेंस हो, उससे समझिए कि उस केस में क्या होगा। ये होगा मीडियम 1, ये होगा मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2। μ1 डेंसर है, μ2 रेयरर। कैसे पता लगा? μ1 ज़्यादा है μ2 से। यानी अब हमारे पास जो लाइट की रे है वो ट्रेवल कर रही है मोर डेंस टू लेस डेंस, या फिर डेंसर टू रेयरर। तो इस केस में जो रे है वो रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर दोनों मीडियम सेम रहते, μ1 μ2 इक्वल रहते, तो ये हमारे पास सीधी चली जाती, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब? जब वो ट्रैवल कर रही है
डेंसर से रेयरर या फिर मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में। ये है हो गया लाइट बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये हो गया लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। अब डियर, जो रिफ्रैक्शन है वो होती है बाउंड्री पर। होती क्यों है ऐसा? इसलिए बेसिकली जब जो वेव बाउंड्री को क्रॉस कर रही होती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, या इसका थोड़ा और डिटेल में आपको रीजन फिजिक्स में देखने को मिल सकता है, यहाँ के लिए इतना सफिशिएंट है। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या क्या होता है, मल्टीपल जो इसमें आ सकता है कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में एक फिक्स्ड प्लेस से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट होती है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट रहती है। वेवलेंथ क्या, मान लीजिए ये हमारे पास एक वेव है, ये होता है क्रस्ट, ये हो गया ट्रफ, तो हमारे पास या तो 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स आप ले लीजिए या फिर 2 कंसेक्यूटिव आप ट्रफ ले लीजिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम वेवलेंथ, और डायरेक्शन जो भी आपको अभी हमने बताया। क्या क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, स्पीड भी डिफरेंट, वेवलेंथ भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट रहती है। क्लियर। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम देखते हैं इसे थोड़ा और डिटेल में। चलिए डियर, प्रीवियस सेगमेंट में हमने देखा जब लाइट की एक रे ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम या फिर लेस डेंस मीडियम टू मोर डेंस मीडियम। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला था कि एयर से किसी लिक्विड में या फिर एयर से किसी सॉलिड में या फिर किसी लिक्विड से किसी सॉलिड में, तो हमारे पास जो रे है लाइट की वो रिफ्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हमारे पास जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, इनके बीच का क्या रिलेशन हो, वो रिलेशन हमारे पास दिया था स्नेल्स लॉ ने। क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर लाइट की रे ट्रेवल कर रही है एयर और वैक्यूम से एक मोर डेंस मीडियम में, अब वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, तो हमारे पास साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को वो कहता है कि वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू ए मोर डेंस मीडियम दैट इज एनी लिक्विड और सॉलिड, then the ratio of the sine of the angle of incidence यानी I to the angle of refraction R is constant depending upon the nature of the medium। एक मीडियम तो इसने बता दिया हमारे पास एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा, दूसरा मीडियम का नेचर कैसा, वो लिक्विड है या सॉलिड है, इस बात पर ये रेशियो डिपेंड करेगा और वो कांस्टेंट होगा। This constant is called the refractive index of the medium. It is usually represented by mu. Mu is equal to sin I by sin R. This is Snell's law. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने वो तो बता दिया कि जब लाइट की रे ट्रेवल कर रही है इन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तब क्या होगा अगर वही लाइट की रे ट्रेवल करे डेंसर टू रेयर मीडियम? तो उस केस में देखिए डियर, उस केस में कहता है कि अगर हमारे पास लाइट की रे ट्रेवल करती है लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम में या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो हमारे पास साइन I अपॉन साइन R होगा कैपिटल N बाय स्मॉल n। In general, if a ray of light travels from any less dense to any more dense medium, example from a liquid to solid, then it is found that sin I upon sin R is equal to capital N by small n। small n यहाँ पर है less dense medium का refractive index और capital N है more dense medium का refractive index। क्लियर हो गए दोनों केसेस? तो ये था हमारे पास स्नेल्स लॉ, आप इसे नोट कीजिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए डियर, आगे नोट डाल के लिखेंगे। नोट नंबर 1 कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ऐसा पाया गया कि वो लाइट की वेवलेंथ पर भी
डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। सर करता तो है किस तरीके से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये किस तरीके से? ऐसा इसलिए कि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमारे पास जो स्पीड है लाइट की वो बढ़ गई। इसका मतलब हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घट गया, क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ तो उसके अंदर लाइट की स्पीड तो कम होनी चाहिए। बिल्कुल शुरुआत में ही हमने देखा था कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें जो लाइट है वो धीरे से ट्रैवल करती है, इसलिए ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और म्यू वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपने 12th स्टैंडर्ड में कॉशी फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता है वेवलेंथ के साथ। सेकंड, अगर डियर आपको कुछ इस तरीके से नोटेशन दिख जाए, हमारे पास सबस्क्रिप्ट में ये और सुपर सबस्क्रिप्ट में ये 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर। और जो कैपिटल डी है, डियर देखिए जो हमारे पास सोडियम वेपर लैंप होता है, जब हम उससे जो सोडियम स्पेक्ट्रम मिलता है उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर हमें डी लाइंस देखने को मिलती है, D1 एंड D2। आप फिजिक्स में आगे चलकर ये पढ़ेंगे अगर अभी नहीं पढ़ा तो। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लाइट है ये उसे बताता है। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें, इतना सफिशिएंट है। व्हाट इज कैपिटल डी? लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू येलो डी लाइन ऑफ द सोडियम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम वेपर लैंप। सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो डियर ये हमारे पास बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आज इतना ही देखेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।